बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज की जो मेरी तकरीर है या स्पीच है वो कॉन्स्टिट्यूशन में यानी बाबा साहब अम्बेडकर साहब के संविधान में यानी हिंदुस्तान के संविधान में जो नागरिकता की बात कही गई है और वो संविधान में किस भाग में किस आर्टिकल में है, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मेरे इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जो संविधान में नागरिकता यानी इंग्लिश में बोले सिटीजनशिप, वो संविधान के भाग 2 में यानी इंग्लिश में बोले पार्ट 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है, यानी आर्टिकल 5 to 11 तक दिया गया है। तो अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 5 की। आर्टिकल 5 क्या कहता है यानी अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 ये कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अब इसमें ये कहता है वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो तीन शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। पहला शर्त क्या है? उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। यानी भारत के राज्य क्षेत्र का मतलब बोले तो जैसे अपने इंडिया में कुल 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश है, तो मतलब अपने भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, दक्षिण में चले तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। एक बात कह रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में चल जाइए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ये सब। पश्चिम में चले जाइए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य भारत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो और यूनियन टेरिटरी में की बात करें जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, अंडमान एंड निकोबार, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप, ये सब भारत के राज्य क्षेत्र हैं। तो पहली शर्त ये है कि उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। अब दूसरी शर्त क्या है? दूसरा शर्त यह है उसके माता पिता में से यानी उसके अम्मी और अब्बू का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। दूसरी शर्त क्या कहता है कि उसके माता पिता का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, यानी उसके अम्मी और अब्बा का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। अब तीसरी शर्त क्या है? तीसरा शर्त यह कहता है वह संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत के राज्य क्षेत्र में रहा हो। तो हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। यानी इस शर्त के मुताबिक जो संविधान जो 26 जनवरी 1950 के पहले कम से कम 5 वर्षों से रह रहा होगा उसको भी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ये आर्टिकल 5 की शर्त थी, जिसमें से ये कहा गया था जो 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करेगा उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये आर्टिकल 5 था। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 6 की। आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत प्रवासन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अब इसके बारे में बताता हूं। तो इसका यह कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत प्रवासन यानी माइग्रेट किए हुए व्यक्ति, पाकिस्तान से भारत प्रवासन करने वाले व्यक्ति को 2 शर्तें पूरी करनी होगी। कितनी शर्तें? 2 शर्तें। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है उसका यानी उसका खुद का, उसका या उसके माता पिता यानी अम्मी अब्बू का, उसका या उसके माता पिता, उसके दादा दादी, उसके नाना नानी में से किसी एक का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। तो ये पहली कंडीशन है, यानी उसका या उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से किसी एक का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। अब आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं, यहाँ पर जो है भारत शासन अधिनियम 1935, तो इसका मतलब ये यहाँ पर ये है कि जब भारत शासन अधिनियम 1935 का बना था अंग्रेजों के टाइम पे, तो उस समय भारत के क्षेत्र में अपना 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश है ही, और साथ साथ में हमारे यहाँ और भी थे जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इस समय पाकिस्तान को हम लोग पश्चिमी पाकिस्तान कहते हैं जो अभी रियल का पाकिस्तान है, और बांग्लादेश को उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। दोनों हिस्सा थे। 1971 की जंग में इंदिरा गांधी, जिसे आयरन लेडी कहा जाता, उन्होंने मतलब कि शेख मुजीबुर रहमान का साथ देकर उसको वहां पे तोड़वा दिया। दो देश बन गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ऐसा न करते तो इधर से भी पश्चिमी की तरफ से भी अटैक होता, भारत पे पूर्व की तरफ से अटैक भी होता। इस वजह से ऐसा उन्होंने करवाया। और पाकिस्तान आए दिन मतलब कि भारत से जंगे कर रहा था,
इस वजह से उन्होंने देखा कि दोनों तरफ से जंग हो रही थी 1965 वगैरह में, आप जान रहे 47 वगैरह में, 48 में। इस वजह से ऐसा उन्होंने किया था इंदिरा गांधी ने। हाँ, तो भारत शासन और उस समय मैंने बताया पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत थे, और बर्मा भी यानी म्यांमार आज का, वो भी भारत के अंडर में था। वो तो 1937 में भारत से अलग हुआ ना। तो भारत शासन अधिनियम यानी कि इतने क्षेत्र में मैंने इंडिया का क्षेत्र हुआ, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये अपना बर्मा वगैरह, और भी एक क्षेत्र थे साथ श्रीलंका वगैरह भी। तो भारत जिसका जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 इसके तहत हुआ होगा, उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। ये पहली शर्त इसकी है। अब दूसरी शर्त क्या कहा है इसकी, कि दूसरी शर्त ये है 19 जुलाई 1948 से पहले और बाद के लिए। अब इसमें जो मैंने जो बोला 19 जुलाई 1948 से पहले और बाद, तो 19 जुलाई, अब इसका पॉइंट सब पॉइंट नंबर ए के रूप में बता दें, यानी 19 जुलाई 1948 से पहले जो व्यक्ति आएगा वो साधारण तौर पर, आमतौर पर भारत में निवास कर रहा होगा, रह रहा होगा, तो उसको नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाएगी। अब दूसरी शर्त इसकी मैं बता दूं, 19 जुलाई 1948 के बाद वाला, यानी 19 जुलाई 1948 को या इस तिथि के बाद आए व्यक्ति को 6 माह रहने के बाद सक्षम अधिकारी के पास जाकर नागरिकता के लिए पंजीकरण कराना होगा, तो फिर उसको नागरिकता मिल जाएगी। यानी 19 जुलाई 1948 को या 19 जुलाई 1948 के बाद वाले व्यक्ति को 6 माह रहने के बाद जो नागरिकता से संबंधित जो अधिकारी हैं, यानी सक्षम अधिकारी के पास जाकर उनको नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा, तो उनके आवेदन को पंजीकरण नागरिकता के लिए कर लिया जाएगा। ये है। अब आर्टिकल मैंने आपको 6 भी बता दी। अब 7 की बात करता हूँ। आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 ये कहता है कि भारत से पाकिस्तान प्रवासन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अब इंडिया से पाकिस्तान प्रवासन यानी माइग्रेट यानी गए हुए, इंडिया से भारत से पाकिस्तान प्रवासन करने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता। इसका शर्त यह है, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान, वह व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया, उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किंतु यहां पर किंतु यदि वह व्यक्ति अनुमति लेकर स्थायी रूप से भारत में आकर रहना चाहता है, तो 6 माह रहने के बाद सक्षम अधिकारी के पास जाकर, और यानी सक्षम नागरिकता से जो संबंधित अधिकारी है, सक्षम अधिकारी के पास जाकर नागरिकता के लिए पंजीकरण कराना होगा, तो फिर उसको भी यह नागरिकता मिल जाएगी। यानी जो 19 जुलाई 1948 को या 19 जुलाई 1948 के बाद वाला नियम है, यहाँ वही नपीन अप्लाई होता है। तो आई होप आपको मेरा ये आर्टिकल 5, 6, 7 भी समझ में आ गया, 7वां भी समझ में आ गया, अनुच्छेद। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 8 की। वो क्या कहता है? आर्टिकल 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, यानी भारत के बाहर जो रह रहा है, जैसे सऊदी अरब है, यूएई है, दुबई, यूएई यानी यूएई में एक बड़ा शहर दुबई, एक बात कह रहा हूँ, यूएई है, और उसके अलावा जैसे अमेरिका वगैरह एक बात। तो अब भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। वह व्यक्ति भारत के बाहर तो हम लोग बात कर रहे थे आर्टिकल 8 की, यानी अनुच्छेद 8 की। इसमें यह बताया गया है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है किंतु भारतीय मूल का है, वह व्यक्ति जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है किंतु भारतीय मूल का है, इसके अनुसार, यानी इसका मतलब उसका यानी उसका खुद का, उसका या उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से किसी एक का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। किंतु यदि वह अपने निवास के देश में, यानी जिस देश में वो रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, पाकिस्तान में रह रहा है, दुबई में रह रहा है, सऊदी अरेबिया में, कहीं भी, किंतु यदि निवास के देश का मतलब, किंतु यदि वह अपने निवास के देश में भारतीय राजनयिक के समझ, यानी एम्बेसी में, जो जैसे कि अमेरिका में या पाकिस्तान में भारतीय एम्बेसी या भारतीय राजनयिक के समझ जाकर
वहां के एम्बेसी में जाकर, भारतीय राजनयिक के समझ जाकर नागरिकता का आवेदन देता है, तो उसके आवेदन को नागरिकता के लिए पंजीकरण कर लिया जाएगा। ये आर्टिकल 8 है। अब मैं आप लोग को बताता हूं आर्टिकल 9 के बारे में। आर्टिकल 9 क्या कहता है? विदेशी देश की नागरिकता अर्जित करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। मतलब कि आपने मान ली आप इंडियन है, अब आपने किसी मुल्क, पाकिस्तान की, अमेरिका की, सऊदी अरब की नागरिकता ले ली, भले भारत को बताया नहीं, अगर भारत सरकार को मालूम चल जाएगा तो आपकी नागरिकता तुरंत समाप्त हो जाएगी। मतलब भारत का कानून ये है, इंडिया का कानून, आप किसी एक देश की नागरिकता रख सकते हैं, अगर दूसरे देश की नागरिकता आप रखते हैं तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल 9। अब आर्टिकल 10 के बाद, 10 की यानी आर्टिकल 10 की बात, अनुच्छेद 10 की बात हम लोग कर लेते हैं। आर्टिकल 10 क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति के नागरिकता का अधिकार का बना रहना, यानी किसी भी व्यक्ति का नागरिकता बनी रहेगी और उसकी नागरिकता को संसदीय विधि से ही छीनी जा सकती है, यानी संसद के कानून से ही छीनी जा सकती है, अन्य किसी रीति से नहीं, अन्य किसी संस्था द्वारा नहीं। यानी संसदीय कानून से ही, संसदीय कानून से ही, पार्लियामेंट्री कानून से ही किसी भी व्यक्ति की नागरिकता छीनी जा सकती है, अन्य किसी संस्था द्वारा नहीं, यानी लोकसभा, राज्यसभा द्वारा, एक तरीके समझिए। अब आर्टिकल 11 की बात करते हैं हम लोग। अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 ये कहता है, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल ओनली संसद को होगी, देश की पार्लियामेंट को होगी, और किसी संस्था को नहीं होगी। यानी कि नागरिकता से संबंधित जो कानून बनाएगा केवल भारत का संसद बनाएगा, और दूसरा कोई संस्था नहीं बना सकता है। यानी ना कोई भी राज्य का विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद भी नहीं बना सकता, यानी संसद बना सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति जो सिग्नेचर करते हैं। और नागरिकता, इसलिए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, जो नागरिकता का पहला एक्ट बना था, सिटीजनशिप एक्ट, यानी नागरिकता अधिनियम 1955, इंग्लिश में बोले तो सिटीजनशिप एक्ट 1955। और इसमें नागरिकता अर्जित करने के 5 तरीके बताए गए। कितने तरीके? 5 तरीके। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, यानी बर्थ ब्रांड, एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ब्रांड यानी 5 तरीके से इसमें नागरिकता अर्जित करने के तरीके बताए गए हैं, और उसको मैं एक फार्मूला, ब्रांड नाम का एक कोड दे रहा हूँ, कोड इसके द्वारा समझे। यानी ब्रांड, बी का मतलब बर्थ, यानी जन्म के आधार पे आपको नागरिकता मिल जाएगी, बी का मतलब। आर का मतलब दूसरा, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, पंजीकरण के आधार पे आपको नागरिकता भारत की मिल जाएगी, BRA। ए का मतलब एरिया, अगर कोई एरिया, क्षेत्र जो भारत का नहीं है लेकिन भारत सरकार को अगर उसे मिल गया, जैसे सिक्किम, 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1955 द्वारा सिक्किम को भारत में नए राज्य का दर्जा दिया गया। तो सिक्किम 1975 में भारत के साथ जुड़ा, पहले वो भारत का हिस्सा नहीं था, तो अब वो सिक्किम का जितना भी राज्य है उसके सभी लोगों को भारत सरकार ने नागरिकता दे दी, BRA मैंने बता दिया। अब एन का मतलब समझिए, नेचुरलाइजेशन, यानी प्राकृतिकरण या देशीकरण के आधार पे आपको नागरिकता मिल जाएगी, BRAN, नागरिकता। अब 5वां मैं बता दूं, डी यानी डिसेंट, यानी वंश के आधार पर, वंश के आधार पे आपको नागरिकता मिल जाएगी। अच्छा, नागरिकता कानून में कुल जब से बना नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसके बाद कुल 6 संशोधन किए गए। पहला जो संशोधन किया था 1986 में, दूसरा 1992 में, तीसरा कब किया गया था? 1992, 2002 में, 2003 में, सॉरी 2003 में, फिर उसके बाद 2005 में, फिर 2015 में, अब जो नया किया गया 2019 में संशोधन अमेंडमेंट किया गया। अब मैं आपको बता दूं कि जो हाल ही में संशोधन हुए थे, अमेंडमेंट हुए थे, जो 2019 में, उसको लेकर बड़ा विवाद हुआ था। उसमें ये कहा गया था कि मतलब कि उसको बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, यानी CAA 2019। इसको लेकर बहुत विवाद हुआ था, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से। उसमें यह कहा गया था, जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये बिल लाया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान और बांग्लादेश, और साथ ही साथ उन्होंने जोड़ लिया अफगानिस्तान, ये 3 देश से जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 तक भारत में इंटर कर आ गया है, उसे अब क्या अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, उसे अब यानी उसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा या शरणार्थी नहीं माना जाएगा, उसे अब भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इस बिल में यह था, यानी जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ गया है
पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से उसे भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी CAA 2019 के द्वारा। लेकिन इसमें जो विवाद का मुद्दा क्या था, इसमें विवाद का मुद्दा यह था कि इसमें सिर्फ 6 मजहब को वालों को नागरिकता दी गई, देने की बात कही गई। जैसे कि आप जानिए, हिंदू हिंदू और दूसरा बौद्ध, तीसरा जैन, चौथा सिख, पांचवा पारसी और छठा ईसाई। मुस्लिमों को इसमें शामिल नहीं किया गया। इसी को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी ने काफी विरोध किया। उन्होंने ये क्या, आर्टिकल 14 का वायलेशन है, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समझ सभी समान है। तो आपने हम मुस्लिम एक कम्युनिटी को क्यों छोड़ दिया? हिंदुस्तान तो सेक्युलर मुल्क है, सभी धर्मों को मानने वालों का लोर है। आज आदि में बराबर का योगदान मुसलमानों को भी रहा, तो आपने क्यों नहीं दिया? हालांकि मुझे भी ये लगता है कहीं ना कहीं कि मुसलमानों को भी इसमें देना चाहिए था। तो इसी को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। तो अमित शाह जी की तरफ से कहा गया था कि हम मुसलमान को इस वजह से नहीं दे रहे हैं कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान है वो भारत का हिस्सा ही रहे हैं, हिस्सा रहे हैं। और दूसरी बात, वहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी में है, माइनॉरिटी में नहीं है। वहां के मतलब कि वहां के जो माइनॉरिटी है, यानी हिंदू वगैरह, एक तरीके से जो मैंने 6 धर्म बताए आपको, उनपे मुस्लिम की तरफ से प्रताड़ना किया जाता है, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन तो इसी वजह से हम उनको नागरिकता दे रहे हैं। तो फिर बात ये आई कि आप नागरिकता दे रहे हैं, तो बगल में रोहिंग्या, म्यांमार में देखिए रोहिंग्या मुसलमानों के साथ कितना जुल्म किया गया। आप म्यांमार में आप उनको क्यों नहीं नागरिकता दे रहे थे? फिर उसके बाद दक्षिण भारत वालों ने भी कहा कि आप जो श्रीलंका के तमिल है उनको क्यों नहीं नागरिकता दे रहे, हिंदू वगैरह, है ना। तो ये सब चीजें बातें आई खैर, लेकिन फिर भी बिल को ये पास हो गया। और दूसरी बात ये भी बात आई कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम मुल्क है, तो वहां पे जो पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमान को परेशान किया जाता है, और शियाओं को, हजारा शियाओं अगर उनको परेशान किया जाता है, उनको भी तो प्रताड़ित किया जाता है मुस्लिम मुल्क में ही, तो उनको भी तो नागरिकता दीजिए। तो फिर खैर उन्होंने ये सब बातें नहीं मानी और नागरिकता इन लोगों को दे दी। इसी को लेकर काफी विवाद बना हुआ था, अभी भी विवाद है ही एक तरीके से, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं था जो एक तरीके से एक कम्युनिटी को छोड़ दे, मुस्लिम को छोड़ दे। ये पहला ऐसा कानून है। तो अब इसमें जो नागरिकता देने की बात कही गई थी, उसमें नेचुरलाइजेशन के आधार पर, यानी प्राकृतिकरण के आधार पे, देसीकरण के आधार पर। इसमें देसीकरण में अब तक क्या था कि मतलब कि जो भी 11 साल रहने के बाद, भारत में 11 साल रह लेंगे, तब आपको देसीकरण के तहत, नेचुरलाइजेशन के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन अब इसको घटा के 6 साल कर दिया गया है, यानी 31 दिसंबर 2014 तक जो व्यक्ति पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आ गया है, उसे 6 साल रहने पर ही देसीकरण, नेचुरलाइजेशन के तहत ही, प्राकृतिकरण के तहत ही नागरिकता दे दी जाएगी। इसमें जो इस साल को कम कर दिया गया है, बात यह है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक और चीज बता दूं, NRI क्या होते हैं, PIO क्या होते हैं, OCI क्या होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी दो दूं। देखिए, NRI जो होते हैं, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, यानी गैर भारतीय नागरिक, मतलब इसका मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति भारत में नहीं निवास कर रहा है। जैसे कि आप ये समझिए, अनिवासी भारतीय है, लेकिन भारत के बाहर वो अपना बिजनेस कर रहा है। जैसे मान लीजिए अनिल अंबानी है या मुकेश अंबानी है, या भारत के नागरिक है, लेकिन जाके कहाँ काम कर रहे हैं, विदेश में काम कर रहे हैं, वहां की नागरिकता अर्जित नहीं की, वहां उनकी कंपनी वगैरह है, वो जाके काम कर रहे हैं, तो ज्यादातर विदेश में उनका रहना हो रहा है, लेकिन वो भारतीय है। ये क्या है, ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, एक चुनाव लड़ने से, लेकिन वोट दे सकते हैं, वोटिंग दे सकते हैं, और भारतीय पासपोर्ट भी धारण किए हुए हैं। इसका मतलब वो भारतीय है, सिर्फ भारत में निवास नहीं रह रहे, ज्यादातर विदेश में रहे अपने बिजनेस के पर्पज से, है ना। और ये क्यों गए हैं, ये ऐसे NRI इस वजह से जाते हैं, वो नौकरी के लिए जाते हैं, या किसी बिजनेस के तहत जाते हैं, या पढ़ाई के लिए। कोई जैसे इकरा हसन जो वहाँ है, इकरा हसन जो सांसद है, कहाँ के, ध्यान नहीं नाम कहाँ का भाई, इकरा हसन वहाँ के सब, वो भी गई थी पढ़ने। या ओवैसी साहब जब गए थे पढ़ने लंदन वगैरह, तो एजुकेशन के लिए गए थे, हैदराबाद के ओवैसी साहब। कैरेना की इकरा हसन जो गई थी पढ़ने लंदन वगैरह में, तो वो पढ़ने के उद्देश्य से लोग जाते हैं, बिजनेस के एतबार से जाते हैं, नौकरी के उद्देश्य से लोग जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं PIO की, यानी PIO को फुल फॉर्म जान लीजिए। PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल के नागरिक। यह व्यक्ति भारतीय नहीं है, लेकिन इनके पूर्वज भारतीय थे,
मतलब कि जैसे कमला हैरिस, जैसे अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, या मान लीजिए कि आप ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक वगैरह, क्या है ये ऋषि सुनक, ये लोग क्या है, भारतीय नहीं, ये स्वयं भारतीय नहीं, इनका जन्म विदेश में हुआ है, लेकिन इनके माता पिता का, अम्मी अब्बा का जन्म कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। तो यही मैंने कहा है, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के नागरिक, यानी कि ये भारतीय नहीं है लेकिन इनके पूर्वज भारतीय थे। तो अब मैं बात करता हूँ OCI की, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी समुद्र पारीय भारतीय नागरिक। ये व्यक्ति कभी ये भारतीय थे नहीं थे, लेकिन अब विदेशी देश की नागरिकता अर्जित कर ली है। अब प्रेजेंट में अब भारतीय नागरिक नहीं है, लेकिन इससे पहले ये भारतीय थे, फिर इन्होंने खुद अच्छा लगा, विदेश में गए तो वहां की नागरिकता अर्जित कर ली। जैसे अक्षय कुमार का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो अक्षय कुमार ने कुछ साल पहले उन्होंने भारत की नागरिकता को छोड़कर उन्होंने कनाडा की नागरिकता ले ली थी, लेकिन तो वो जिंदा ही थे, उन्होंने खुद लिया था, भारतीय थे। तो इस एग्जांपल को आप सेट कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने फिर बाद में कनाडा की भी नागरिकता छोड़ के इंडिया की नागरिकता ले ली। तो OCI ये होते हैं, यानी कि ये खुद भारतीय हैं, ये खुद भारतीय थे, लेकिन इन्हें अपना देश अच्छा नहीं लगा, विदेशों की जाकर विदेश की जाके नागरिकता ले ली। ये हुआ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अब सरकार ने क्या किया है, सरकार ने ये किया है कि नागरिकता अमेंडमेंट एक्ट 2015 में सारे PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO कार्ड को समाप्त कर दिया, सभी कार्ड को OCI कार्ड का दर्जा दे दिया गया। यानी अब इसके तहत PIO OCI सब एक माने जाएंगे। अब इन्हें जीवन भर वीजा की सुविधा रहेगी, यानी PIO या OCI हो, इनको जीवन भर वीजा की सुविधा रहेगी। अच्छा, ये भारत में गैर कृषि कार्य के लिए ये क्या जमीन भी परचेस कर सकते हैं। ये भारत में गैर कृषि, जब फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह लगा सकते हैं, जैसे FDI वगैरह, तो इनकी इजाजत है। तो जो मैंने ये समझाया होगा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैंने जो भी आपको बताया, NRI या PIO या OCI जो मैंने बताया, एक तरीके से इनको आप भारतीय डायस्पोरा कह सकते हैं, तीनों को मिलाकर भारतीय डायस्पोरा। तो अब मैं ये इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा, NRI को, PI को, OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को, या PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन को, इनको मैं अब सीधे डायस्पोरा शब्द से इंडिकेट करूंगा, आपको समझिएगा। तो भारतीय डायस्पोरा जो है मतलब कि पूरे दुनिया में करीब 3 से 4 करोड़ के बीच रहते हैं पूरी दुनिया में। अब दुनिया में रहते हैं, ये ज्यादातर कहाँ रहते हैं, ज्यादातर गल्फ कंट्री में रहते हैं, क्यों, यानी मुस्लिम देशों में, जैसे सऊदी अरब हुआ, दुबई हुआ, कतार हुआ। उसके बाद फिर कहाँ रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। तो अब ये डायस्पोरा जो है भारत की GDP में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। जैसे योगदान, अब आपने देखा होगा 2023 में सबसे ज्यादा पूरे विश्व में विदेश से पैसा लाकर भारत में दिया इन्हीं भारतीय डायस्पोरा ने, विदेशी मुद्रा, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार और में काफी ज्यादा इकट्ठा हुआ, जिससे हमारे रुपया मजबूत होता है, हमारे आयात और निर्यात में आसानी पैदा होती है। करीब 125 बिलियन डॉलर पूरे विश्व में। उसके बाद दूसरे नंबर पे चाइना का था 120 बिलियन डॉलर के आसपास, लेकिन उसका डेटा एग्जैक्ट हमें याद नहीं आ रहा, लेकिन भारत का 125 बिलियन डॉलर 2023 के आसपास, जिससे जब वो वहां पे मतलब भारत के अलावा भारत के बाहर जाके काम करते हैं, विदेशी मुद्रा भारत में देते हैं, तो उस विदेशी मुद्रा, तो उसको एक रेमिटेंसेस कहा जाता है। जो अपना विदेशी मुद्रा दे रहे हैं उसको रेमिटेंसेस कहा है। तो रेमिटेंसेस इस भारत ने 2023 में सबसे ज्यादा हासिल किया था। और दूसरी बात की, एक तरीके से भारत का बोझ भी हल्का होता है। मान लीजिए भारत में उतना रोजगार नहीं मिल पा रहा, भारत सरकार नहीं दे पा रहे, तो विदेश में जाकर वो काम करते हैं और भारत की इकोनॉमी को भी मजबूत कर रहे हैं भारतीय डायस्पोरा। और दूसरी बात की, एक तरीके से वो पॉलिटिकल भी भारत को मजबूत करते हैं। जैसे कमला हैरिस, उपराष्ट्रपति अमेरिका, मैंने ऋषि सुनक, पूर्व प्राइम मिनिस्टर, वो पूर्व प्राइम मिनिस्टर कहाँ के थे, इंग्लैंड के। तो यह सुंदर पिचाई गूगल का अपना, तो कहीं ना कहीं से एक तरीके से आर्थिक मतलब पॉलिटिकली भी मजबूत होता है, वहां पे वो भारत के लिए अच्छी ही बातें करते हैं। ये सब
तो इसका कहीं ना कहीं, और गल्फ में ज्यादातर जो जाते हैं वो लेबर वर्क के लिए जाते हैं, कि वहां पे जाएंगे तो पैसा वहां का पैसा लाएंगे तो यहाँ पे ज्यादा कन्वर्ट होके मिलता है, उनको फायदा रहता है। डॉक्टर इंजीनियर भी जाते हैं अच्छे, सबसे ज्यादा रेपुटेशन स्पेशली कि वो मुस्लिम कंट्रियों से ही मिल जाता है इनको, मिल जाता है। करीब 1 करोड़ के आसपास डायस्पोरा कहाँ रहते हैं, मुस्लिम कंट्री में ही रहते हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।